जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू ईपी एकेडमी। आज हम लोग पेपर 4 पार्ट ए यूनिट 2 आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं स्पाई या इंटेलिजेंस एजेंसीज। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पैरामिलिट्री फोर्सेस को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया था। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्पाई या जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं हमारे देश में वो। इसके अलावा हमारे देश में कुछ इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज भी, जैसे आपने नाम सुना होगा एनआईए का, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। आपने नाम सुना होगा सीबीआई का, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और आपने नाम सुना होगा ईडी का, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। ठीक। तो इसमें अपन को कुछ कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है इसमें डिटेल में। आज जो आज की क्लास है, ठीक है, इसमें जो हम स्पाई और इंटेलिजेंस एजेंसीज पढ़ने वाले हैं, इससे हमारा यूनिट नंबर 2 का दूसरी जो यूनिट है उसका जो तीसरा वाला पॉइंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आज हमारा जो तीसरा वाला पॉइंट है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और फिर इस यूनिट को कंप्लीट करने के लिए दो टॉपिक्स बचेंगे, दो पैराग्राफ्स, दो पॉइंट्स बचेंगे। एक बेसिक मोरालिटी कॉन्सेप्ट, गुडनेस, वर्च्यू, नॉन वायलेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी। और दूसरा है रूल ऑफ भगवत गीता इन एथिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक। तो इसके बाद दो टॉपिक्स बचेंगे। ठीक। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं स्पाई और इंटेलिजेंस एजेंसीज। देखिए, हम इंटेलिजेंस एजेंसीज की अगर हम, या स्पाई या इंटेलिजेंस एजेंसीज की अगर हम बात करें, तो हमारे देश में आपने देखा होगा कि बहुत टाइम से हम टेररिज्म से, अगर हम बात करें तो टेररिज्म से हमारा देश बहुत टाइम से जूझ रहा है। आपने देखा हो कि जिस तरीके से आए दिन कुछ ना कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज होती रहती हैं। जैसे अभी आपने देखा हाल ही में पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ। ठीक। उससे पहले हमारा जो है, क्या कहते हैं, ठीक है, उससे पहले हमारा उरी पे आपने देखा हो अटैक हुआ था। ठीक। फिर हमारा जो है वो एक उस पर अटैक हुआ था जिसमें हमारे जवान शहीद हुए थे, 40 जवान, जिसके बाद हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक करी थी। ठीक। तो ये लगातार भारत आज से नहीं बल्कि बहुत सालों से टेररिज्म को झेल रहा है। ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी था कि हमारे देश में एक ऐसी एजेंसी हो जो स्पाई या इंटेलिजेंस का काम करे, जिससे हम आने वाले खतरे को पहले ही भाप लें। देखिए, स्पाई या इंटेलिजेंस एजेंसी का काम क्या होता है कि आपको पहले से इनपुट देना कि दुश्मन क्या करने वाला है। ठीक। तो चाहे वो हमारे देश के अंदरूनी हो या बाहरी हो, आइदर इनसाइड द नेशन और आउटसाइड द नेशन। क्योंकि देखिए, टेररिज्म है हमारे देश में जो टेररिज्म है वो सिर्फ और सिर्फ देश के बाहर से ही नहीं, बल्कि देश के अंदर भी कुछ ऐसी ताकतें हैं जो नेशन को डिस्टर्ब करने की कोशिश, या नेशन को डिसऑर्डर करने की, या देश को अस्थिर करने की कोशिश करती है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ बाहरी आक्रमण से अपने आप को इंटेलिजेंस प्रोवाइड नहीं करानी है, हमें अंदरूनी तौर पर भी इंटेलिजेंस चाहिए। तो इसीलिए हमारे देश में दो एजेंसीज जिनका आपने नाम सुना होगा, एक है इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी जिसको हम कहते हैं, और दूसरी है रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। देखिए, हमारा जो देश के अंदर जो इंटेलिजेंस या स्पाई का काम करती है वो करती है आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, देश के अंदर। और देश के बाहर जो इंटेलिजेंस या स्पाई का काम करती है वो है रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक। तो हमें इन स्पाई एजेंसीज के बारे में पढ़ना है। ठीक। क्लियर हो रहा है? तो चूंकि हमारा देश टेररिज्म से लगातार जो है जूझ रहा है, इस कारण से हमारे लिए इंटेलिजेंस इनपुट लेना बहुत जरूरी है ताकि हम आने वाले खतरे को रोक सकें। क्लियर हो रहा है? ठीक। तो आज हमें स्पाई या इंटेलिजेंस एजेंसीज पढ़नी है। तो स्पाई और इंटेलिजेंस एजेंसीज की अगर हम बात करें, अ नेशन लाइक अवर्स
which faces many challenges of internal and external terrorism, has two specialized intelligence agencies which collect intelligence from within India and outside India. मैंने आपको बताया हमारे देश में चूंकि टेररिज्म जो है, आंतरिक टेररिज्म और बाहरी टेररिज्म, हम दोनों तरीके के आतंकवाद को झेल रहे हैं। ठीक है, तो हमारे सामने बहुत सारी कठिनाइयां हैं, चाहे वो आंतरिक तौर पर जो आतंकवाद हो और बाह्य तौर पर आतंकवाद हो। इसके लिए ही हमारी दो स्पेशलाइज्ड इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो मतलब इंटेलिजेंस का काम करती हैं, जिनका काम है इंटेलिजेंस भारत से ही लेना और भारत के बाहर से भी लेना। ठीक है, ताकि जो आने वाला जो खतरा है उसको टाला जा सके या उसको रोका जा सके। क्लियर है? सबसे पहला मैंने आपको बताया, सबसे पहली एजेंसी है आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मेशन 1887 में हुआ था बाय द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो बना था ना, ये अंग्रेजों के टाइम से बना। बस उस टाइम पर ये इंटेलिजेंस ब्यूरो जो बना था ना, वो हमारे देश के ही लोगों के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए इंटेलिजेंस एजेंसी बनाई गई थी। मतलब उस वक्त अंग्रेज सरकार के लिए जो चुनौती थे वो थे हमारे फ्रीडम फाइटर्स। तो हमारे फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर नजर रखने के लिए और उनसे इनपुट्स उनके बारे में लेने के लिए जो इंटेलिजेंस ब्यूरो बनाई गई थी वो 1887 में बनाई गई थी। इसके बाद 1947 में इसको फिर रीऑर्गेनाइज किया गया और इसको किसके अंतर्गत लाया गया? होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत। याद रखिएगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो आता है वो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। और आईबी जो है वो देश की सबसे पुरानी इंटेलिजेंस एजेंसी है देश की। ठीक है, 1887 में इसको बनाया गया था और इसी को रीऑर्गेनाइज करके 1947 में किसके अंडर में डाला गया? होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत। और आईबी जो है वो सबसे पुरानी इंटेलिजेंस एजेंसी है देश की। इसके अलावा बात करें, आईबी कीप्स एन आई ऑन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंट्री थ्रू इंटेलिजेंस ऑपरेशंस। देखिए, भारत के जो आंतरिक मामले, ठीक है, इंटरनल अफेयर्स, उस पर नजर रखने का काम आईबी का होता है। ठीक, मतलब जो आईबी जो इंटेलिजेंस करती है या जो जासूसी करती है वो देश के अंदर करती है। ठीक है, क्योंकि आंतरिक रूप से भी मैंने आपको बताया, इंटरनल तौर पर भी हमारे यहां टेररिज्म से हमें खतरा है। जैसे मैंने आपको बताया था नक्सलाइट प्रॉब्लम, नक्सलाइट मूवमेंट। ठीक, तो जो नक्सलवाद है क्या वो बाहरी है? नहीं, वो हमारा अंदरूनी मामला है। ठीक, वो हमारे अंदरूनी है, नक्सलाइट्स जो है। अब नक्सलाइट्स से डील करना है, ठीक, तो उनके बारे में हमें पहले से जानना बहुत जरूरी है। तो कौन सी एजेंसी है जो इंटेलि जो उनके यहां जासूसी करा करके आने वाले खतरे को पहले भापे? तो वो आईबी हो। ठीक, तो आईबी का काम होता है देश के अंदर के अफेयर्स का इंटेलिजेंस करना, ताकि देश को आंतरिक रूप से बचाया जा सके। क्लियर हो रहा? नेक्स्ट अगर हम बात करें, नॉट ओनली दिस, द एजेंसी ऑल्सो हेल्प्स द इंडियन गवर्नमेंट इन मेकिंग फॉरेन पॉलिसी। अब देखिए, आंतरिक तौर पर चूंकि इंटेलिजेंस के रहते इंटरनल अफेयर्स के बारे में आईबी को काफी नॉलेज होती है, इसीलिए इस एजेंसी के लोग भी भारत सरकार की मदद करते हैं विदेशी पॉलिसी या विदेशी फॉरेन पॉलिसी बनाने के लिए। ठीक है, तो फॉरेन पॉलिसी बनाने के लिए इस एजेंसी की मदद, ठीक है, किसकी मदद करती है? भारत सरकार की मदद करते हैं, ताकि वो फॉरेन पॉलिसी बना सके। क्लियर है? इसके अलावा बात करें, आईबी कलेक्ट्स इंटेलिजेंस डिटेल्स ऑफ द कंट्री। देखिए, पूरे देश की जो अंदरूनी, जो एक तरीके से कहा जाए जासूसी करके अंदरूनी जानकारी निकालना, ठीक है, तो सारी जानकारी अंदरूनी निकालना देश की, वो किसका काम होता है? आईबी का काम होता है। देखिए, आपने कभी नोटिस किया हो, हम लोग सब लोग जो इस देश में रह रहे हैं, जितने भी नागरिक हैं,
इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास सबकी जानकारी होती है। आपको शायद ये यकीन नहीं होगा लेकिन ये सच है। आईबी के पास मैक्सिमम लोगों की जानकारी होती है। आपने देखा हो कई बार कई सारे टेररिस्ट जासूसी करते हुए या पाकिस्तान की या किसी अन्य हमारे दुश्मन देश की जासूसी करते हुए पकड़ाए जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे टेररिस्ट पकड़ाए जाते हैं। कैसे पकड़ाए जाते हैं? आईबी का इंटेलिजेंस है। ठीक है, क्योंकि आंतरिक इंटेलिजेंस से हम उनको पकड़ पाते हैं। ठीक, तो पूरे देश का इंटेलिजेंस डिटेल जो होता है वो आईबी के पास होता है। इसके अलावा बात करें 1950 से, ठीक है, मतलब जो हमारा सोवियत यूनियन था, देखिए आज की डेट में हम जिसे रशिया कह रहे हैं वो पहले सोवियत यूनियन हुआ करता था, सोवियत संघ हुआ करता था। ठीक, तो 1950 से लेकर के और 1991 तक, क्योंकि सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन होता है 1991 में और कई देश टूटते हैं, उनमें से रशिया भी रहता है और रशिया के अलावा कई देश टूटते हैं इसमें से। तो सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन होता है 1991 में और हमारे जो भारत के जो संबंध रहे हैं सोवियत यूनियन से, वो रशिया जिसे आज हम कह रहे हैं, उससे शुरू से बहुत अच्छे संबंध हमारे देश के रहे। मतलब वो हमारा सबसे प्रोमिनेंट और सबसे ज्यादा रिलायबल और स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है शुरू से, राइट फ्रॉम द इंडिपेंडेंस। तो उस टाइम पर भी ये जो आईबी के जो ऑफिसर सेलेक्ट किए जाते थे, उन मेंबर्स को ट्रेनिंग देने का काम उस टाइम की रशिया की या सोवियत यूनियन की जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी जिसका नाम है केजीबी। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है केजीबी। केजीबी रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है, जैसे हमारे इंडिया की रॉ है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। अगर आप इजराइल की बात करेंगे तो इजराइल की मोसाद है। ठीक, अमेरिका की सीआईए है। ठीक है, तो ऐसे ही पाकिस्तान की आईएसआई है। ठीक, तो वैसे ही सोवियत यूनियन या जो आज हम रशिया की बात कर रहे हैं उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम क्या है? केजीबी। ठीक, तो 1950s में, ठीक है, हमारे जो मेंबर्स थे, मतलब आईबी के जो मेंबर्स थे, इनको ट्रेनिंग देने का काम कौन करते थे? रशियन एजेंट्स करते थे। ठीक है, रशियन एजेंसी करती थी केजीबी। ठीक, और 1960s तक की अगर हम बात करें तो आईबी का काम सिर्फ इंटरनल इंटेलिजेंस नहीं था, एक्सटर्नल इंटेलिजेंस का भी काम था। मैंने आपको बताया था इंटेलिजेंस ब्यूरो पहले आंतरिक ही नहीं बाहरी जासूसी में भी काम करती थी। बाहर की भी इंफॉर्मेशन निकालने का काम कौन करती थी? आईबी करती थी। जो अब कौन करता है? रॉ करता है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। 1968 में, 1968 में रॉ की जब स्थापना हुई, उसके बाद से इंटेलिजेंस ब्यूरो से यह काम ले लिया गया, एक्सटर्नल वाला। अब इंटेलिजेंस ब्यूरो सिर्फ और सिर्फ किन मैटर्स पे इंटेलिजेंस देता है? इंटरनल मैटर्स। एक्सटर्नल मैटर्स पर अब जिम्मेदारी किसकी है? रॉ की है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। क्लियर है? तो 1960s या कहें करें 68 तक भी आईबी जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों काम करता था। लेकिन जैसे ही 1968 में रॉ बना, ठीक, रॉ मतलब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक, तो आईबी जो हो गया अब उसका काम सिर्फ इंटरनल आंतरिक इंटेलिजेंस का हो गया। बाहरी इंटेलिजेंस से अब आईबी का कोई लेना देना नहीं। बाहरी इंटेलिजेंस कौन हैंडल करेगा? रॉ हैंडल करेगा। समझ में आया आपको? ठीक, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो समझ में आया। 1887 में इसकी स्थापना हुई। 1947 में इसको रीऑर्गेनाइज किया गया और ये होम मिनिस्ट्री के, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एजेंसी और सबसे पुरानी इंटेलिजेंस एजेंसी। ठीक, आईबी का काम है हमारे आंतरिक इंटेलिजेंस करना, मतलब अंदरूनी इंटेलिजेंस करना। ठीक, गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी बनाने में भी आईबी मदद करता है। और 1950 से हमारे जो मेंबर्स थे आईबी के, उनकी ट्रेनिंग कौन करता था? रशिया कराता था, सोवियत यूनियन, जिसकी उस टाइम पर इंटेलिजेंस एजेंसी और आज भी अगर मैं बात करूं तो कौन सी है? केजीबी।
1960s तक, 1968 तक आईबी जो है वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों इंटेलिजेंस का काम करता था। लेकिन जैसे ही 1968 में रॉ बनी, रॉ ने जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस थी उसको ले लिया और आईबी जो हो गई वो कंप्लीटली एसोसिएटेड विद इंटरनल इंटेलिजेंस, आंतरिक इंटेलिजेंस के लिए। समझ में आया आपको? ठीक, तो ये था इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी। अगला बात करें, ये पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगला बात करें, अगला है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ। ठीक, देखिए रॉ की अगर हम बात करें तो रॉ इंडिया की सबसे प्रीमियर इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है। मतलब अंतरराष्ट्रीय इंटेलिजेंस एजेंसी भारत की कौन सी है? रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है, भारत के बाहर जासूसी करने का काम, या एक तरीके से कहा जाए इंटेलिजेंस का काम, स्पाई का काम कौन करता है? रॉ करती है, रॉ के एजेंट्स करते हैं। दिस एजेंसी was formed on 21st September 1968 under the guidance of रामेश्वर नाथ काउ, आर एन काउ। देखिए ये एजेंसी जो है वो 21 सितंबर 1968 को बनाई गई। उस टाइम पर किसके गाइडेंस में? अंडर द गाइडेंस ऑफ रामेश्वर नाथ काउ। ठीक, इसके अलावा बात करें, रॉ इज हेडेड बाय अ डायरेक्टर। अब रॉ को हेड कौन करते हैं? डायरेक्टर करते हैं। और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं? बाय ऑफ पर्सनल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल्स। याद रखिएगा, आईबी किसके अंतर्गत आ रहा था? आईबी होम अफेयर्स के अंतर्गत आ रहा है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग किसके अंडर में आ रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल्स। इसके अलावा बात करें, प्राइमरी फंक्शन इस एजेंसी का क्या है? द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एजेंसी आर टू गैदर फॉरेन इंटेलिजेंस, कॉम्बैट टेररिज्म, foil foreign conspiracies against the country, advises Indian policy maker and advance India's foreign strategic interest। देखिए, अब जो रॉ है, ठीक है, इनके एजेंट्स होते हैं, ठीक है, जो देश के बाहर विदेशों में रॉ के एजेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनका काम होता है वहां से जानकारी निकालना। ठीक है, देखिए हमारे देश के जो दुश्मन हैं, जैसे अगर हम बात करें तो दुश्मन देश, अगर हम बात करें जैसे पाकिस्तान है, ठीक है, तो पाकिस्तान में उनकी गतिविधि जो रहती है वो हमेशा हमारे देश के खिलाफ रहती है। तो उनकी गतिविधियों पर नजर रखना और देश को आने वाले खतरे के पहले ही इंफॉर्म करना, ये बेसिक काम होता है रॉ का। तो ये विदेशी धरती पर बैठ के स्पाई करते हैं, इनके एजेंट्स, और इनका काम होता है टेररिज्म को काउंटर करना। भाई अगर मान लीजिए कि कोई टेररिस्ट अटैक हो रहा है तो सबसे पहले उसकी प्लानिंग और कॉन्स्पिरेसी बनती है, तब उस अटैक को अंजाम दिया जाता है। तो ये हमारे जो एजेंट्स होते हैं इनका काम होता है उस अटैक के प्लानिंग के बारे में पहले से पता करना, ताकि अटैक हो ही ना, उस अटैक को पहले ही न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। ठीक, बहुत हद तक हमारे देश में आज टेररिज्म में बहुत हद तक कंट्रोल आ गया है। अगर आप 1990 से लेकर के और 2000 तक के दौर अगर आप देखें तो कोई ऐसा शहर नहीं बचा था जहां पर टेररिस्ट अटैक नहीं होता था, कोई शहर नहीं बचा था। लेकिन धीरे 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 करते करते रॉ ने जो अपना काम इतना बेहतर तरीके से करना शुरू किया, उसके तहत अब अटैक हो रहा है। अटैक पूरी तरीके से खत्म नहीं हो गया, लेकिन फिर भी बहुत हद तक हमने उसको कर्टेल कर दिया है, कंट्रोल कर लिया है। बात समझ में आ रही है? बहुत सालों से आपको कहीं नहीं सुनाई दिया होगा कि किसी बड़े शहर में बम फूटा, किसी बड़े शहर में टेररिस्ट अटैक हुआ, नहीं हुआ है। समझ में आया आपको ये बात? ठीक, तो ये सब किसके कारण हो पा रहा है? रॉ के कारण हो पा रहा है, क्योंकि पहले ही इनपुट्स दे दिए जाते हैं, जिसके कारण जो फोर्सेस होती हैं वो पहले से क्या रहती हैं? अलर्ट रहती हैं। तो उनका जो प्लान रहता है वो क्या होता है? फेल हो जाता है। ठीक, इसके अलावा भारत की पॉलिसी मेकिंग में भी एडवाइस करते हैं रॉ के सदस्य। तो रॉ के सदस्य भारत की पॉलिसी मेकिंग में भी एडवाइस करते हैं। क्लियर हो रहा है? इसके अलावा बात करें, दिस एजेंसी हैज टू कंडक्ट
covert operations to protect the national security interests of the country. रॉ is also involved in the security of India's nuclear program. देखिए भारत का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, परमाणु जो कार्यक्रम है भारत का, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी रॉ की होती है। क्योंकि देखिए आपका जो परमाणु यंत्र है, ठीक है, आपके जो परमाणु परमाणु यंत्र है उन पर भी नजर रहती है दुश्मन देशों की। बात समझ रहे हैं आप? तो इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, उसकी भी सिक्योरिटी करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? रॉ की होती है। ठीक है, और इसके अलावा कई सारे कोवर्ट ऑपरेशंस भी एजेंसी करती है जिसको पब्लिसाइज नहीं किया जाता। बहुत सारे कोवर्ट ऑपरेशंस जो होते हैं उसमें टू प्रोटेक्ट द नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट, मतलब देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के इंटरेस्ट के लिए कई सारे कोवर्ट ऑपरेशंस भी किए जाते हैं। ठीक है, और भारत के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, भारत का जो परमाणु कार्यक्रम है, उसको सिक्योरिटी, उसकी सुरक्षा के लिए भी कौन होता है? रॉ होता है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक, तो रॉ समझ में आया आपको? ठीक, सबसे पहली बात तो 21 सितंबर 1968 को रॉ बना। भारत की इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंतर्गत आती है। ठीक, प्राइमरी काम इनका ये है फॉरेन में जाके इंटेलिजेंस करना, टेररिज्म को रोकना, उसको कॉम्बैट करना, और कोई भी विदेशी दुश्मन अगर हमारे देश के खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है तो उससे भारत को बचाना और पहले ही इनपुट्स दे देना, और इंडिया की जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें भी एडवाइस देना, और इंडिया का जो भी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है फॉरेन में उसको एडवांस करना, ये काम है रॉ का। ठीक, इसके अलावा रॉ कुछ अंडर कवर कॉर्वर्ट ऑपरेशंस भी करती है राष्ट्रीय सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। ठीक, और ये न्यूक्लियर प्रोग्राम, भारत का जो परमाणु कार्यक्रम है, उसकी भी सुरक्षा करने का काम कौन करता है? रॉ करता है। समझ में आया आपको रॉ? ठीक, तो ये हमारी दो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, आईबी और रॉ। अब हम पढ़ेंगे एनआईए के बारे में। देखिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनआईए आपने सुना होगा नाम। जब भी कभी देश में हमारे कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है तो उस टेररिस्ट अटैक की जांच करने की जिम्मेदारी दी जाती है एनआईए को, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक, तो एनआईए जो बेसिकली है, ये कब बनी? ये बनी 31 दिसंबर 2008 को। ठीक है, और ये एनआईए कब बनी? मुंबई पर टेररिस्ट अटैक होने के बाद। देखिए आप जानते हैं कि 2008 में मुंबई पर जो टेररिस्ट अटैक हुआ था वो 93 के बाद, 1993 के बाद सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक था जो मुंबई में हुआ था 2008 में। ठीक है, तो उसकी जांच के लिए, ठीक है, पहली बार एक इंडिपेंडेंट एजेंसी बनाई गई थी। ठीक है, मतलब एक एजेंसी बनाई गई जिसका नाम रखा गया नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनआईए। ठीक, तो उसको जांच का जिम्मा सौंपा गया। तो पहली बार 31 दिसंबर 2008 को एनआईए बनाया गया आफ्टर मुंबई अटैक। मेन काम इस एजेंसी का क्या है? मेन काम है टेररिज्म से रिलेटेड, आतंकवाद से रिलेटेड अगर कोई केस है तो उसकी जांच करने का काम एनआईए करती है। मतलब जैसे देश में कोई टेररिस्ट अटैक हुआ, ठीक, अब वो अटैक कैसे हुआ, किसने किया, कौन इसके पीछे जिम्मेदार है, कौन कौन से लोग आंतरिक तौर पर शामिल थे, इन सारी चीजों की जांच कौन करती है? एनआईए। ठीक, अभी हाल ही में जो पहलगाम अटैक हुआ था उसकी भी जांच किसको सौंपी गई? एनआईए को सौंपी गई कि भाई ये अटैक कैसे हुआ, इस अटैक के पीछे कौन कौन लोग शामिल थे, कौन सा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था जो इस अटैक के पीछे था। ये सारी चीजें कौन पता करता है? एनआईए पता करता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक, इसके अलावा बात करें,
This agency was formed to closely investigate terrorist attacks, फंडिंग ऑफ टेररिज्म एंड ऑल अदर मैटर्स रिलेटेड टू इट। मैंने आपको बताया आतंकवादी कोई भी हमला होगा, ठीक है, उसको इन्वेस्टिगेट करने का काम ये एजेंसी करती है। इसके अलावा आतंकवाद के लिए जो फंड आता है, पैसा कहाँ से आया, उसकी भी जांच कौन करती है? एनआईए करती है। टेररिज्म से रिलेटेड कोई भी मैटर, उस सारी चीजों की जांच कौन करती है? एनआईए करती है। क्लियर है? ठीक, तो ये था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक, नोट कर लीजिएगा ये सारे पॉइंट्स। अगला बात करें, अगला है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एनटीआरओ। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एनटीआरओ। द नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एनटीआरओ was formed in the year 2004। देखिए एनटीआरओ जो बना, ये कब बना? 2004 में। Its main work is to coordinate the collection of intelligence from other countries and then provide all the necessary information to the country। देखिए एनटीआरओ का काम क्या है? जैसे हमारे जो स्पाई हैं, ठीक है, उन्होंने कुछ इंटेलिजेंस इनपुट्स दिए, ठीक है, अब वो किसी न किसी को तो देश में भेजेंगे, तो वो किसको भेजते हैं? वो एनटीआरओ को भेजते हैं, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब ये एनटीआरओ का काम ये है कि उन सारे इंटेलिजेंस को कलेक्ट करे, ठीक है, और जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन देश को प्रोवाइड करने का काम करे। एनटीआरओ का काम ये है, ठीक है, मतलब कि जैसे कि कोई इंफॉर्मेशन मिली, अब वो तुरंत किसको भेजेगा? एनटीआरओ को, और एनटीआरओ उसको तुरंत कलेक्ट करके किसको देगा? देश को बताएगा। क्लियर? तो नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एनटीआरओ। 2014 में, in 2014 a Pakistani ship was blown up in the major operation using the intelligence provided by this agency in the to the ICG। ठीक है, मतलब एक पाकिस्तानी जहाज को उड़ाया गया था 2014 में इसी इंटेलिजेंस की मदद से, एनटीआरओ की। ठीक है, 2004 में ये एजेंसी बनी थी, ठीक है, जिसका काम है जो बाहर से इंटेलिजेंस हमको मिलता है उसको देश को अरेंज करके और देश को इंफॉर्मेशन देना। ये है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एनटीआरओ। इसके बाद अगला बात करें, ये है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी। आपने इसका नाम बहुत सुना होगा। ठीक, बेसिकली हमारा जो ड्रग्स वगैरह होता है, ठीक है, उसके जांच करने का काम कौन करता है? एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो एनसीबी जो है इसका फॉर्मेशन हुआ था 1986 में, 1986 में एनसीबी बना। एनसीबी का काम क्या है? टू डील विद केसेस रिलेटेड टू इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग। मतलब इलीगल तरीके से, क्योंकि ड्रग्स हमारे देश में बैन है, ठीक है, तो ड्रग्स की जो तस्करी होती है, ठीक है, वो गैर कानूनी होती है, तो उस तस्करी को पकड़ना ये एनसीबी का काम होता है। मतलब कि वो उन केसेस पर डील करती है जहां पर इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, मतलब ड्रग्स का इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से सप्लाई होना। उन केसेस को कौन डील का, किसके डील करने का काम क्या है? नारकोटिक्स का। तो ड्रग्स से रिलेटेड कोई भी मैटर होता है, ठीक है, तो उसकी इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन इन केसेस पर काम करती है ड्रग्स से रिलेटेड, वही कहलाता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी। ठीक, इसके अलावा बात करें, टू प्रिवेंट ड्रग ट्रैफिकिंग एंड इट्स मिसयूज इन इंडिया, दिस एजेंसी रन्स मैनी बिग ऑपरेशंस इन कोऑर्डिनेशन विद बीएसएफ पंजाब बॉर्डर। देखिए बेसिकली जो ड्रग्स का केस है, ठीक है, सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो वो पंजाब में हुआ है, ठीक है, क्योंकि पंजाब बॉर्डर से बहुत सारा ड्रग्स, बड़े पैमाने पर ड्रग्स की तस्करी होती है पंजाब बॉर्डर से। तो पंजाब बॉर्डर के बीएसएफ की मदद से कई सारे ऑपरेशंस करके ड्रग्स ट्रैफिकिंग को रोकने का काम किया है एनसीबी ने। ठीक,
तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का काम क्या है? ड्रग ट्रैफिकिंग से रिलेटेड केसेस को डील करना और ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने का काम। क्लियर? ये काम है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का, एनसीबी। अगला बात करें, अगली है डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, डीआईए। ठीक, देखिए जो हमारा डिफेंस है, आर्म फोर्सेस है, उनकी भी खुद की भी अपनी एक इंटेलिजेंस एजेंसी होती है जिसको बोलते हैं डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी। ठीक, डीआईए की अगर हम बात करें तो डीआईए बनी 2002 में। ठीक है, तो डीआईए वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 2002। इसके अलावा बात करें, इट कलेक्ट्स इंटेलिजेंस रिलेटेड टू डिफेंस इन द कंट्री, मतलब देश की सुरक्षा के लिए, डिफेंस के लिए जो इंटेलिजेंस कलेक्ट करने का काम कौन करता है? डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी। एंड अब्रॉड एंड अलर्ट्स द कंट्रीज डिफेंस सिस्टम, तो भारत का जो रक्षा प्रणाली होती है उसको अलर्ट देने के लिए, ठीक है, हमारे भारत के डिफेंस से रिलेटेड, कंट्री से डिफेंस से रिलेटेड जो इंटेलिजेंस कलेक्ट करता है वो कौन करता है? डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, डीआईए। समझ में आया आपको? तो ये था डीआईए। ठीक, इसके अलावा बात करें, डायरेक्टोरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस, डिफेंस इमेज प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस सेंटर एंड डिफेंस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर वर्क अंडर दिस एजेंसी। ठीक, तो ये सारे काम जो होते हैं इस एजेंसी के अंतर्गत होते हैं। ठीक, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी कब बनी? ये 2002 में बनी। समझ में आया आपको? ठीक, एनसीबी और नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद बात करें, अगला है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसका नाम तो आप लोगों ने बहुत फैमिलियर होंगे सीबीआई से। सीबीआई जो बनी वो बनी 1 अप्रैल 1963 को। ठीक है, तो सीबीआई जो बनी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो कब बनी? 1 अप्रैल 1963 को। सीबीआई की अगर हम बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है भारत की। ठीक, तो केंद्रीय इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है, उसकी सबसे प्रमुख अगर हम बात करें भारत की तो वो कौन है? सीबीआई। सीबीआई को बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स दिए जाते हैं रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी के अलावा भी। ये एजेंसी कई और कॉम्प्लेक्स और अर्जेंट केसेस को इन्वेस्टिगेट करती है। आपने देखा हो कि हमारे देश में कई ऐसे क्राइम हो जाते हैं जिसकी सीबीआई जांच की मांग की जाती है। आपने बहुत बार सुना होगा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्यों है? क्योंकि सीबीआई ऐसी एजेंसी है जो काफी कॉम्प्लेक्स और काफी सारे केसेस को डील करती है, इन्वेस्टिगेट करती है। नेशनल सिक्योरिटी के केसेस तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ ये काफी कॉम्प्लेक्स और अर्जेंट केसेस को भी क्या करती है? डील करती है। क्लियर है? इट्स मेंबर्स आर ट्रेन्ड थ्रू मैनी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। इनके मेंबर्स जो होते हैं वो कई सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट से क्या किए जाते हैं? ट्रेन किए जाते हैं। समझ में आया आपको? ठीक, सीबीआई। अगला है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ईडी। इसका भी नाम आपने बहुत सुना होगा। ठीक है, बहुत मशहूर हुआ है पिछले कुछ वर्षों में ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट बेसिकली कब बनी? ये बनी 1 मई 1956 को। इसका बेसिकली काम इकोनॉमिक क्राइम्स को हैंडल करना है, मतलब ऐसा क्राइम जहां पर इकोनॉमी या पैसा इन्वॉल्व हुआ है, मतलब जैसे पैसे का फ्रॉड हुआ है या मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, मतलब विदेश से इलीगल तरीके से पैसा मंगाया गया या विदेश इलीगल तरीके से पैसा भेजा गया। ऐसे केसेस को डील कौन करता है? ईडी करता है। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का काम होता है इकोनॉमिक क्राइम्स को डील करना, मतलब जो आर्थिक तौर पर जो क्राइम हुए, मतलब जैसे किसी ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया हो पैसे से रिलेटेड, ठीक है, और उसका इन्वेस्टिगेशन करने का काम कौन करती है? ईडी करती है। ठीक है, मतलब केसेस रिलेटेड टू करप्शन। ठीक है, मतलब जहां पर भ्रष्टाचार इन्वॉल्व होता है तो वहां पर पैसों से रिलेटेड चीजों में जो डील करता है वो कौन करता है? एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ईडी। ठीक है, इकोनॉमिक क्राइम्स इन इंडिया। अलॉन्ग विथ इट, इट ऑल्सो वर्क्स टू एनफोर्स इकोनॉमिक लॉज इन द कंट्री। तो भारत में आर्थिक कानून लागू हो, इसका भी काम कौन देखता है? ईडी देखती है। ठीक है, तो ईडी का काम बेसिकली इकोनॉमिक क्राइम्स को हैंडल करना है। पैसों से रिलेटेड अगर कोई क्राइम हुआ है तो उसको कौन देखेगा? ईडी देखेगी। जैसे मैंने आपको बताया, ड्रग्स से रिलेटेड अगर कोई क्राइम होता है तो ड्रग्स से रिलेटेड हमारे यहाँ कौन सी एजेंसी है? वो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी। ठीक है, तो वैसे ही ईडी का काम क्या है?
पैसों से रिलेटेड अगर कोई क्राइम होता है तो उसमें कौन आता है, ईडी आती है पिक्चर। समझ में आ गया आपको, ठीक। तो ये सारी हमारी स्पाई और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज थी, ठीक। तो आज हमने स्पाई एजेंसीज देखी, जिसमें हमने देखा इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में और रॉ के बारे में। इसके अलावा हमने कई सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पढ़ी, जैसे एनआईए हमने पढ़ा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पढ़ा, सीबीआई पढ़ा, ईडी पढ़ा। ये सारी चीजें हमने आज कंप्लीट करी। तो आज हमारा जो चैप्टर है यूनिट नंबर 2, ठीक है, उसका तीसरा पैराग्राफ कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम चौथा पैराग्राफ पढ़ेंगे, जिसमें हम मोरालिटी के कंसेप्ट पढ़ेंगे, अच्छाई जो गुडनेस होती है, वर्च्यूज पढ़ेंगे, नॉन वायलेंस, रेस्पॉन्सिबिलिटी, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट उठता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कीजिए। अदरवाइज अगर आपको हमारे चैनल से थोड़ी सी भी मदद मिल रही है अपने एग्जाम्स की तैयारी के लिए, तो हाँ, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइज, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।